नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम वेजिटेटिव फाइबर लिनिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिनिन के उद्गम एवं इतिहास की चर्चा करते हैं। लिनिन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनिन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। लिनिन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। प्राचीन काल से ही लिनिन से वस्त्र बनाए जाते रहे हैं, इसीलिए लिनिन का वस्त्र निर्माण कला एक प्राचीन कला है। प्राचीन समय में लिनिन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। महाराजाओं एवं शाही घरानों के लोग इससे बने वस्त्रों को आपसी उपहार के रूप में प्रयोग करते थे। रानियों, महारानियों तथा शाही घरानों की स्त्रियों के परिधान लिनिन के वस्त्रों में सोने चांदी से जड़े होते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वस्त्र निर्माण का कार्य फ्लैक्स नामक पौधे के रेशे से ही हुआ था। मिस्र देश में भी लिनिन से सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। मिस्रवासी इसे शांति एवं पवित्रता का सूचक मानते थे, अतः इसका प्रयोग वे अपने पूजा घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते थे। मिस्र में लिनिन से इतने सुंदर, आकर्षक, बारीक, कोमल एवं उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे जैसा आज तक नहीं बनाए जा सके हैं। मिस्र ही नहीं, कई अन्य देशों में भी लिनिन को शांति एवं पवित्रता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए पुजारी लिनिन के वस्त्रों को धारण करते थे। अपनी अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय गुणों एवं आकर्षण के कारण लिनिन का प्रयोग केवल राजा, महाराजाओं एवं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के योग्य ही समझा जाता था। आम जनता इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकती थी। बाइबिल में भी लिनिन के बने वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ईसाई पादरियों के वस्त्र भी लिनिन के बने होते थे। बौद्ध काल में भारत में भी लिनिन के वस्त्रों का प्रयोग होता था। इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। मिस्र को प्राचीन समय से ही लिनिन की भूमि की संज्ञा दी गई है। ईसा के जन्म से पूर्व से ही लिनिन निर्माण कला यूरोपीय देशों तक पहुंच गई थी। इसका श्रेय फोनेशियन व्यापारियों को जाता है, जिन्होंने इसे व्यापार के माध्यम से भूमध्य सागर से यूरोपीय देशों तक पहुंचाया था। रूस लिनिन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जर्मनी व अर्जेंटीना में भी लिनिन का उत्पादन का कार्य वृहत स्तर पर किया जाता है। आयरलैंड का लिनिन सर्वोत्तम किस्म का होता है। लिनिन अपनी अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, शीतलता, आकर्षण एवं श्वेत रंग आदि के कारण अपूर्व सौंदर्य में लगते हैं, परंतु इनका उत्पादन करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि इसे उत्पादन करने के लिए हाथ से मेहनत अधिक करनी पड़ती है। फ्लैक्स के बीज बोने से लेकर रेशों से वस्त्र तैयार करने तक अत्यधिक सावधानी से कार्य करना पड़ता है। जरा सी लापरवाही या भूल से लिनिन का रेशा बेकार हो जाता है, अतः इसका उत्पादन मूल्य अधिक रहता है। अब हम लिनिन की खेती के बारे में चर्चा करते हैं। लिनिन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। यह पौधा वार्षिक होता है। इसका वानस्पतिक नाम लिनम यूसीटैटिशियम है। लिनिन की खेती मुख्यतः दो उद्देश्यों से की जाती है। पहला, बीज प्राप्त करने के लिए, दूसरा रेशे प्राप्त करने के लिए। बीज प्राप्त करने के लिए कई देशों में व स्थानों पर लिनिन की खेती केवल बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसके बीज अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके लिए फसल को अधिक पकाया जाता है। इनके बीज से लिनसीड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनोलियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। तने का कठोर भाग जानवरों के चारे के रूप में उपयोगी होता है। कनाडा, भारत आदि देशों में बीज उत्पादन हेतु लिनिन की खेती की जाती है। पुनः फसल प्राप्त करने के लिए इसके कुछ बीज रख लिए जाते हैं। दूसरा, रेशे प्राप्त करने के लिए। लिनिन के पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं, नीले फूल वाले लिनिन और सफ़ेद फूल वाले लिनिन। नीले फूल वाले लिनिन को उत्तम कोटि के व अत्यधिक सुंदर एवं बारीक रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि सफ़ेद फूल वाले लिनिन से निम्न श्रेणी का खुरदरा, मोटा, रुक्ष परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। लिनिन की खेती के लिए जो उत्तम चीज़ें हैं वो निम्नलिखित है। क्लाइमेट अर्थात जलवायु।
समशीतोष्ण नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सॉयल अर्थात मिट्टी, भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। थर्ड है वाटर यानी पानी, साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। कठोर पानी से रेशे के रंग व गुण प्रभावित होते हैं। बुआई, फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छी प्रकार से जोते गए जमीन में अप्रैल मई माह में की जाती है। अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है। केयर ऑफ प्लांट अर्थात पौधे की देखरेख। लिनिन के पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं, अतः इनकी देखरेख अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है। तनिक सी लापरवाही अथवा भूल से रेशा व्यर्थ हो जाने का भय रहता है। लिनिन का पौधा 30 से 40 इंच तक होता है। जब इसके पौधे 5-6 इंच लंबे हो जाते हैं तो इसकी निराई हाथ से की जाती है। वह अनावश्यक घास पात को हाथ से खींचकर निकाल दिया जाता है। इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है व अंत में पतला होता जाता है और नुकीला हो जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में शाखाएं न फूटने पाए। शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाता है। रेशों की गुणवत्ता लिनिन के किस्म, मिट्टी, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। अनुपयुक्त एवं गर्म मौसम में पतले तने वाला व निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनिन टेक्सटाइल्स अर्थात लिनिन वस्त्र का उत्पादन। लिनिन वस्त्र के उत्पादन के लिए कई प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स अर्थात फसल को उखाड़ना। लिनिन के बीज अप्रैल मई माह में बोए जाते हैं, जो 3 माह पश्चात अगस्त माह तक पककर तैयार हो जाते हैं। पौधे का रंग भूरा पड़ जाने पर इसे पका हुआ समझा जाता है। इसके तने को काटा नहीं जाता है, बल्कि इन्हें जड़ सहित सावधानीपूर्वक उखाड़ लिया जाता है। तने काटने से रेशे की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक रंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे में एक तरल रस जिसे सैप कहते हैं सूख जाता है। साथ ही रेशे की लंबाई भी छोटी हो जाती है। इसके बाद इनके बंडल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग एंड रिपलिंग अर्थात सुखाना तथा सफाई करना। फ्लैक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। सूख जाने के पश्चात पत्तियां व बीज अलग कर लिए जाते हैं। यह कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है ताकि रेशे न टूट पाएं। आजकल सफाई कार्य मशीन से भी किया जाने लगा है। सफाई के पश्चात पौधों को पुनः बंडलों में बांध दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रैटिंग अर्थात गलाना। स्वच्छ किए गए फ्लैक्स के बंडलों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है ताकि पौधे के ऊपरी छाल गलकर मुलायम हो जाए। साथ ही रेशों को आपस में बांधने वाले पदार्थ जैसे पैक्टिन, मोम व गोंद भी गलकर ढीले हो जाएं। पौधे को गलाने की कई विधियां होती है, जिनमें से पहली है वाटर रैटिंग अर्थात पानी द्वारा गलाना। इस विधि से गलाने के लिए पौधों को बंडल में बांधकर 2 सप्ताह तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। पौधे पानी में पूरी तरह डूबे रहें, इसके लिए बंडल के ऊपर पत्थर या भारी वजन डाल दिया जाता है। पानी की गति को रोकने के लिए मैड बना दी जाती है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों के पैक्टिन को खा जाते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए बंडलों को धीरे धीरे बहते पानी अर्थात रुके हुए पानी में डालना चाहिए। तीव्र प्रवाह वाले पानी में बैक्टीरिया ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, वह शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। फलतः उत्तम श्रेणी के रेशे की प्राप्ति नहीं हो पाती। आवश्यकता से अधिक गल जाने पर रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट विधि है ड्यूरेटिंग अर्थात ओस द्वारा गलाना। कई देशों में जहां अधिक ओस व ठंड पड़ती है, वहां पौधों को गलाने की प्रक्रिया ओस में रखकर की जाती है। पौधों को घास पर बिछाकर 19 से 22 दिन तक रखा जाता है। रात में ओस पड़ने से नमी व दिन में सूर्य प्रकाश से गर्मी मिलती है। इस नमी, गर्मी, वर्षा आदि के कारणों से पौधों में खमीरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है।
फलतः ऊपरी छाल मुलायम हो जाती है तथा रेशे तने से अलग हो जाते हैं। ओस से गलाने हेतु पौधों को बार बार उलटते पलटते रहना पड़ता है ताकि सभी पौधे पर समान रूप से नमी गर्मी का प्रभाव पड़े। नेक्स्ट विधि जो हम फॉलो कर सकते हैं वो है केमिकल रेटिंग अर्थात रासायनिक विधि द्वारा गलाना। लिनिन को रासायनिक विधि से भी गलाने की क्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में कम समय में ही तने से छाल व पदार्थों को जोड़ने वाले तत्व विघटित होकर गल जाते हैं। इसके लिए सोडा ऐश, ऑक्सैलिक अम्ल व कास्टिक सोडे को गर्म पानी में डाला जाता है। इसी गर्म पानी में पौधों को डालकर छोड़ दिया जाता है। पानी गर्म होने से खमीरीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से आरंभ हो जाती है, परंतु इस विधि से तने को गलाने में अत्यधिक सावधानी, सूझबूझ एवं देखरेख की आवश्यकता होती है। कम गलने की दशा में रेशे को पृथक करना कठिन हो जाता है और रेशे पृथक करते समय जरा सी दबाव या झटके से टूट जाते हैं। अत्यधिक गलने की दशा में रेशे कमजोर व निर्बल पड़ जाते हैं। साथ ही रेशे की रंग व गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट तरीका है मैकेनिकल रेटिंग अर्थात यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। आजकल यांत्रिक विधि से भी लिनिन के तने को गलाया जाता है। इस विधि में लकड़ी के बने पात्र का प्रयोग किया जाता है। पानी को 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके लकड़ी के पात्र में डाला जाता है व इसी पात्र में पौधों को गलने हेतु छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप के कारण पौधे के छाल शीघ्रता से विघटित होने लगते हैं। तत्पश्चात इस विघटित छाल को बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोया जाता है, जिससे पैक्टीन, गोंद व अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को पावनेल क्रिया कहते हैं। अब लिनिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है वो है ब्रेकिंग एंड स्क्वेचिंग अर्थात तोड़कर रेशों को अलग करना। गलाने की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है अथवा मूठ से दबाया जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। यह क्रिया तोड़ना या ब्रेकिंग कहलाती है। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशे अलग किए जाते हैं, जिन्हें स्कीचिंग कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्राप्त रेशों को चमक, लंबाई व रंग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में छांटकर अलग अलग किया जाता है। लंबे रेशे से उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेशे से निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशे चमकदार, चिकने, मुलायम व छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो किया जाता है वो है कॉम्बिंग एंड हैकलिंग अर्थात कंघी करना एवं सफाई करना। इस प्रक्रिया में लंबे रेशों को छोटे रेशों से अलग किया जाता है। इसके लिए लोहे की बनी कंघी, जिनके दांत दूर दूर स्थित होते हैं, उनके बीच में से रेशों को होकर गुजारा जाता है, जिससे रेशे सुलझकर सीधे व समानांतर हो जाते हैं। लंबे रेशे लाइन व छोटे रेशे टो कहलाते हैं। रेशे का स्वरूप भी व्यवस्थित हो जाता है। कंघी करने से अशुद्धियाँ दूर हो जाती है व लंबे रेशे चमकदार दिखाई देने लगते हैं। हैकलिंग विधि से रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान होता है। इस विधि में मोटे व छोटे रेशे को लंबे व बारीक रेशों से अलग करते हैं। लंबे रेशे से उत्तम श्रेणी के लिनिन के वस्त्र बनाए जाते हैं। छोटे रेशों का प्रयोग निम्न श्रेणी के लिनिन के वस्त्र अथवा मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है। कताई अर्थात स्पिनिंग। लंबे रेशों से कताई करना सरल होता है, हालांकि लिनिन का रेशा मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्थता, तन्यता एवं लचक का सख्त अभाव रहता है। अतः इसकी कताई अत्यंत सावधानी से की जाती है। सीधे, सुलझे, स्वच्छ एवं व्यवस्थित रेशों को स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है। इसके लिए रेशों के छोरों को एक दूसरे के थोड़ा ऊपर चढ़ाकर सहेजे जाते हैं। रोलर द्वारा उन्हें हल्का सा घुमाया जाता है, जिससे लिनिन की स्लाइवर्स तैयार हो जाते हैं। इसके पश्चात इन स्लाइवर्स की स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग के लिए
ह्यूमिड एटमॉस्फेयर अनिवार्य होता है। लिनिन की कताई करते समय इनमें थोड़ा नमी डाली जाती है ताकि इनसे गोंद अलग हो जाए। सूखे रेशे काटते समय चटक कर टूट जाते हैं। बारीक कोमल चिकने व एक समान धागे बनाने के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम रखे जाते हैं। धागों को खींचकर ट्विस्टिंग की जाती है। अब यह धागा वस्त्र बुनाई हेतु तैयार समझा जाता है। सूखी अवस्था में स्पिनिंग किए गए रेशों से मोटे, खुरदरे व कम चमक वाले धागे का निर्माण होता है, जिससे मोटे, सस्ते व भारी वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो किया जाता है वो है वीविंग अर्थात बुनाई। लिनिन के रेशों में लचक, तन्यता एवं प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है, अतः इससे वस्त्र बुनना भी एक समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागों पर दबाव एवं झटके पड़ते हैं, जिससे धागे सहज ही टूट जाते हैं। अतः लिनिन से वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागे पर एक लेप लगाकर नमीयुक्त वातावरण में बुनाई की जाती है, जिससे धागे कोमल हो जाते हैं। लिनिन से वस्त्रों की बुनाई में रोएदार बुनाई करना असंभव है। ट्विल बुनाई का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके रेशे स्वयं ही इतने मजबूत होते हैं कि ट्विल बुनाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट स्टेप है फिनिशिंग अर्थात परिष्कृति एवं परिसज्जा। वस्त्र तैयार करने के पश्चात परिसज्जा की जाती है। इससे वस्त्र में निखार आ जाता है। लिनिन का रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए हुए होता है, अतः इसे ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक रूप से घास पर फैलाकर ग्रास ब्लीचिंग की जाती है। रासायनिक विधि से विरंजन करने से वस्त्र में चमक अवश्य आ जाती है, परंतु रेशे कमजोर हो जाते हैं। बिना विरंजित किए लिनिन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनको चमकदार और चिकना बनाने के लिए इनकी कुटाई की जाती है अर्थात बीटिंग की जाती है। लिनिन का वस्त्र प्राकृतिक रूप से ही चमकदार एवं कोमल होता है। यह सौंदर्य से परिपूर्ण एवं मजबूत होता है, अतः प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र ही खरीदना बुद्धिमानी है। लिनिन की विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।